तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्यूशन पेपर। सॉल्यूशन क्या चीज़ है? क्लास 12 का जो टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 4 सीबीएसई। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सॉल्यूशन मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो इसके ऊपर दिख जाएगा आपको। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। मतलब कि इस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि टू कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट मतलब कि एक हमारा सोल्यूट होगा तो एक हमारा सोलवेंट होगा। सोल्यूट जो हमारा कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं, और जो बाकी का होता है उसको बोलते हैं सोलवेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट्स। मतलब कि इसको बाइनरी सॉल्यूशन मतलब टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू और मोर देन कंपोनेंट्स मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद देखो, बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज। जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है और जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है। बस इसके अंदर है एक छोटी सी बात। और उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं। वो टेबल में आपको दिखा देता हूँ। पहला है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट गैस हो तो गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड हो तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हमारा जिसमें सॉलिड जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड हो तो उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सॉल्यूशन एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं? एग्जांपल कहते हैं कि इनके कुछ जो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन है, इनके कुछ एग्जांपल भी दीजिए। जैसे कि हमारा सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन, अमलग्रम ऑफ मर्करी विद सोडियम। गैस टू सॉलिड मतलब कि हाइड्रोजन इन प्लेडियम। उसके बाद हम आता है सॉलिड टू लिक्विड, ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज इन वाटर। लिक्विड टू लिक्विड इथेनॉल। और गैस टू लिक्विड मतलब कि ऑक्सीजन इन वाटर या H2 इन वाटर, O2 इन वाटर। ये जब चीज़ होती है ना H2O के अंदर तो उसको बोलते हैं गैस लिक्विड का एग्जांपल। सॉलिड टू गैस मतलब कि कपूर इन नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब कि क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन नाइट्रोजन गैस। और गैस का मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन 2 गैस हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया। लिक्विड इन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस हो गया। सॉलिड गैस के अंदर हमारा कपूर इन नाइट्रोजन गैस हो गया। लिक्विड के एग्जांपल बहुत ईजी हैं, जैसे कि ग्लूकोज इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। तो आप देख सकते हैं लिक्विड हमारा मेन क्या है? लिक्विड हमारा मेन वाटर ही है। इन तीनों के अंदर हमारा लिक्विड वाटर ही है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म टोटल तो वैसे 7 होती हैं, पर इन 12th क्लास ओनली 5 कंसंट्रेशन वी स्टडी। पहली आती है हमारी मास बाई मास। उसके बाद जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 इज नोन एज मास परसेंटेज। मतलब इसको मास बाई मास भी बोलते हैं, वेट बाई वेट भी बोलते हैं, और वॉल्यूम परसेंटेज भी वही चीज़ है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट मतलब कि कोई भी हमारा सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये है छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो हमारी आती है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से क्या समझते हैं? मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हम ml में लेते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन, थोड़े जो राइटिंग है वो ज़्यादा खराब है, इनटू 100, ये फॉर्मूला इसका मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका टोटल बनेगा, तो ये आप देख लेना। मास वाई बता दिया था, एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज W बाई V परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन ppm बोलते हैं, जिसको मिलियन मतलब कि 10 लाख, 10 लाख मतलब कि 10⁻⁶ नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल दो कंपोनेंट दे रखे हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स। ये फॉर्मूला मेन हो जाएगा इसका, मतलब कि Na के हमें मोल्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो Na के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, वो भी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोन, मतलब कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं दे सकते। C2H6O2 इन सॉल्यूशन, जिसमें से 20% ऑफ C2H6O बाई मास, मतलब कि 10 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात कह रहा है। तो मोल्स निकालिए, इसने मोल्स सॉल्यूशन दे रखा है इसका, ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर निकालिए। वाटर कैसे पता चला इसके अंदर, वाटर कैसे पता, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर इजीली ले लेते हैं, हम वाटर ही लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर का ही हमारा मेन रोल होता है। तो मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ वाटर, किसके मोल्स निकालने हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोजन बोल गया, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स है और उसका सोल क्या आगे कैलकुलेशन है। ऐसे ही मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिया जाता है, मास हमारा ग्राम में लिया जाता है, केजी में भी ले लेते हैं, ग्राम में कन्वर्ट, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि मोल्स ऑफ NaOH निकाले और मोलरिटी के फॉर्मूले में इसको रख दिया। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम तो हमें दे रखी है 450, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर दे रखी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर NaOH है, इसके मोल्स हमने निकाल लिए, यहाँ पर 0.125 मोल आगे और फॉर्मूले में रखकर इसका सॉल्यूशन कर लिया। तो नेक्स्ट आती है वो हमारी मोलरिटी होती है, मोलरिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उनके अंदर भी हम मोलरिटी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आगे हेनरी लॉ, राउथ लॉ, उनके अंदर भी हम मोलरिटी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मोलरिटी भी मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी इंटू 100 भी इंटू 1000 लिया जाता है, सॉरी 100 नहीं लिया जाता, इंटू 1000 लिया जाता है। अगर ये ग्राम में हो तो केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसने 1000 नहीं लिया। और यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूएंट, यहाँ पर एक ध्यान रखना मास ऑफ सोल्यूएंट है, मास, और उसके अंदर क्या था, मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन था, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको मैं बाद में समझा दूंगा। उसके बाद आती है हमारी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी, हमारी सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent in the temperature at, मतलब कि वैसे इसकी शॉर्ट डेफिनेशन सुनिए आप। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, आगे एक टॉपिक आएगा सोल्युबिलिटी, ये रहा सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, मतलब कि समझे, अब समझे इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से भी देख लेना, इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले इसका मतलब, इसके ऊपर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, लाइक चार्ज लाइक के साथ डिजोल्व होते हैं, पोलर चार्ज के साथ डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स पोलर के साथ होते हैं, नॉन पोलर के साथ होते हैं, यहाँ पर नॉन पोलर होते हैं, पोलर डिजोल्व विद पोलर। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से थोड़ी बहुत कुछ आ सकती है। अगर रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is known as this reaction is at equilibrium, this reaction is at equilibrium reaction होगी। यहाँ से मेन पॉइंट, यहाँ पर लाइक चार्ज के साथ एक्शन डिजोल्व होते हैं, लाइक एनलाइन के साथ होते हैं, और पोलर के साथ होते हैं, नॉन पोलर के साथ होते हैं। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन
a liquid to the amount of solid dissolved in given amount of solvent of equilibrium is known as solubility of a solid in liquid। उसके बाद आता है सोल्युबिलिटी का इफेक्ट। बस दो ही चीज़ों पर पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर पड़ता है, इसका कम पड़ता है, इसको नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इफेक्ट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर हम प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ते। तो यहाँ से कुछ चीज़ आती है इम्पोर्टेंट है। जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, जब भी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। सोल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट यहाँ से ये है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो एच बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है। और एक्जोथर्मिक में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया एक्जोथर्मिक में तो सोल्युबिलिटी घटती है। सो प्रेशर डज नॉट इफेक्ट ऑन दिस सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ से एक मेन पॉइंट यहाँ पर आ गया, और मेन पॉइंट यहाँ पर है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन सो दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये कुछ लर्न कर लेना, लाइक चार लाइक के साथ रिवॉल्व करते हैं। और एक ये मेन पॉइंट याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ती है इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटती है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, यहाँ पर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर का रोल नहीं था, इसके ऊपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसके ऊपर आएगा बेस्ट हमारा हेनरी लॉ। बेस्ट हमारा कौन सा लाएगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है वो हम बताएंगे, उससे पहले इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इज गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर के साथ जो जिस अमाउंट में गैस डिजोल्व हो रही है उसी अमाउंट में लिक्विड उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, वो है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट टेम्परेचर का। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका बॉन्ड एक दूसरे के साथ होता है, बॉन्ड टेम्परेचर बनाने पर डिस्टोर हो जाता है, डिस्टोर होने के कारण उनकी सोल्युबिलिटी घट जाती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन सोल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज, ये लाइन इसी में कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसीलिए जो फिश होती हैं वो अनकंफर्टेबल होती हैं वार्म वाटर के अंदर, और वो कंफर्टेबल किसके अंदर होती हैं, कोल्ड वाटर के अंदर। आगे आता है मेन चीज, मेन इंपॉर्टेंट हेनरी लॉ, वो अच्छी तरह से देखो। हेनरी लॉ हमारा क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर इसका सिंबल हटाया तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आता है, वो रहा KH कांस्टेंट। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये मैंने बताई है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर जो इनवर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, इनवर्स बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है KH, ये मेन फॉर्मूला है। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas present above the surface of liquid or solid। यहाँ पर डाल्टन थ्योरी भी यही कहती है, जैसे कि हमने किसी के ऊपर वेट रखा, यहाँ पर पार्टिकल दिख रहे हैं, वेट रखने के बाद ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली आ गए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्विंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो यहाँ पर आप हेनरी लॉ के अंदर देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट आता है किसका, प्रेशर का, और हमारा उसके अंदर किसके, सॉलिड इन गैस के अंदर हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ओनली टेम्परेचर का पड़ता है। दो प्रोसेस बता दी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर हेनरी लॉ में एक बात और याद रखना, हेनरी लॉ में जो यूनिट देखी जाती है, एच का यूनिट, पार्शियल ऑफ गैस और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ही आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इसके आगे। और देख सकते हैं जो हमारा KH होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस की। KH is inversely proportional to the solubility, inversely proportional to the solubility।
ठीक है, एक बात ये याद रख लेना। और आपको पता है 1 ATM किसके बराबर होता है, 1 बार के 10⁵ पार्टिकल की यूनिट हमें सेम रखनी होती है। जब ही P इस P की और इस KH की यूनिट हमें सेम रखती है तो ये आगे न्यूमेरिकल स्कोर होते हैं। तो हेनरी लॉ आप समझ गए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये क्या कहता है हमारा हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कौन सी है, पहली, स्कूबा डाइवर्स मस्ट cope with high concentration of dissolvation gas while breathing air at high pressure under water। जैसे कि वो जो स्कूबा डाइवर्स मतलब कि जो पानी के अंदर गहराई में जाते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो वो गैस सिलेंडर लेते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। तो जिस स्पीड से वो नीचे जाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है वाटर का उनके ऊपर, जिसके कारण आप जानते हैं अगर वो सिलेंडर उसके अंदर ओनली ऑक्सीजन हो तो उनकी ये जो डिजीज़ है वो फैल सकते हैं, जिसके कारण ब्लड के जो डिटेक्स बन जाती हैं, जिसके कारण वो फूटने लग जाती है और वो डेथ के कारण हो सकती है, डेथ हो सकती है उसकी। इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं। प्रेशर का मेन इफेक्ट है जिसके अंदर हेनरी लॉ के अंदर सोल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड के अंदर मेन इफेक्ट किसका है। दूसरा हेनरी लॉ की एप्लीकेशन और बता देता हूँ, ये दो एप्लीकेशन आपको थोड़ी लर्न करनी है। एट हाई एल्टीट्यूड आप जानते हैं जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के एक और देखिए है हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यूज होती है उन सिलेंडर के अंदर, ताकि हीलियम डिसॉल्व हो सके और गैसेज भी उसके साथ शामिल हो जाएं, जिसके कारण ब्लड में एकदम प्रेशर ना लगे। तो एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन, मतलब ऑक्सीजन कम होती है ज़्यादा, जिसके कारण ऑक्सीजन कम होने के कारण हमारा माइंड है वो वर्क नहीं करता, थिंकिंग एबिलिटी लॉस हो जाती है, इनेबल टू थिंकिंग क्लियरली, ये कुछ कंडीशंस हैं, एनोक्सिया हो जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इतना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इसका सिर्फ प्रेशर के ऊपर पड़ता है। उसके बाद हमारी आती हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जिस प्रकार हमने पढ़ा था सॉलिड इन गैस का शुरू वाला जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा था रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उसी प्रकार रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो वो जो रिएक्शन है वो हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो यहाँ से जो पहला आता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। देखिए समझा देते हैं, हमने कोई टब लिया, उसके अंदर हमारा वाटर है, उसके अंदर हमारा H2O है, तो उसके ऊपर हमने कुछ रख दिया जिससे कि ये जो वेपर है इसकी आउटसाइड ना निकले, तो कुछ वेपर बनेंगी। तो वेपर है ना उस सॉल्यूशन के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करती हैं और वापस इसी सॉलिड के अंदर चली इन्वॉल्व हो जाती हैं। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड ओवर इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है जब टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो वेपर प्रेशर बढ़ा ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा बॉइलिंग करा किसी चीज़ में आप देखो तो ज़्यादा वेपर प्रेशर निकली ही तो ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है। मैंने पीछे एक वेपर प्रेशर को बताई भी थी, ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिक्रीज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए तो वेपर ज़्यादा निकली। आगे मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ दो पार्ट से डिवाइडेड है कि हमें जो दो सॉल्वेंट लिए हैं, एक हमारा कंटेनर ए है, एक कंटेनर हमारा बी है। कंटेनर ए में हम बी जो है कंटेनर में उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, जिसके कारण उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जिसकी वेपर ना बने, जिसकी भाप ना बने, उसको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। और दूसरा केस है जिसके अंदर हम वोलेटाइल ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं दो केस क्या बताते हैं। तो अब राउट्स लॉ हेनरी लॉ का ही कुछ रिलेशन में है, उसके बारे में बताएंगे कैसे ये रिलेशन में है। ये कंपोनेंट के बारे में बताता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख सकते हो T1 is directly proportional to the partial pressure of the each component is directly proportional to the mole fraction। उसमें each component नहीं था, partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas।
तो यहाँ से देखो, जब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आता है द टोटल मतलब कि उसके अंदर हम दोनों ही हम वोलेटाइल डाल देते हैं। वोलेटाइल 2 डाल दिए तो ज़्यादा वेपर निकलेगी। तो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए P1 P2, ये देखिए P1 किसके इक्वल होता है, P1 इक्वल होता है P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। P2 किसके होता है P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। P1 क्या होता है, लिख लीजिए, P1 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज ड्यू टू एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। P0 क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बी। और P02 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कंटेनर में एक सॉल्यूशन का, इस कंटेनर का, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आता है P2, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आता है P1, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आता है P1, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आता है P2। ठीक है, डाल्टन लॉ यही जो डाल्टन ने बताया लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर इन दोनों को सम कर दिया जाता है। एक बात और याद रखना, हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर हमने x1 दिख रहा है ना आपको, x1 P01 प्लस में x2 P02, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू हमने ये x1 की वैल्यू निकालने के लिए x2 साइड ले गए, उस साइड ले गए तो 1 माइनस x2 मतलब कि मोल फ्रैक्शन प्लस में x2, और यहाँ पर सोल्व करने के बाद कुछ डाल्टन लॉ ने बताया। बस यही डाल्टन लॉ का फॉर्मूला है। मेन डाल्टन लॉ क्या कहता है, ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना, ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम डाल्टन लॉ को यूज करते हैं। बस डाल्टन लॉ यही कहता है। ठीक है, इसका कुछ ग्राफ है, ग्राफ आप समझ लेना, ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद हमारा आता है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, डाल्टन लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, हम एक नई वीडियो न्यूमेरिकल की लेके आएंगे। उसके बाद आता है राउट्स लॉ एज, हाँ देखो, राउट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बस आपको यही समझना राउट्स लॉ कैसे है। हेनरी लॉ क्या कहता है हमारा, हेनरी लॉ क्या कहता है हमारा, हेनरी लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और हमारा राउट्स लॉ क्या कहता है, partial pressure of the each component is equal to the P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन मैंने बता दिया, जिस कंपोनेंट का कारण उसका, ये दोनों KH और P0 इक्वल होते हैं, इसलिए हेनरी लॉ स्पेशल केस होता है राउट्स लॉ का। हेनरी लॉ स्पेशल केस होता है राउट्स लॉ का, ये वाला है हमारा। अकॉर्डिंग टू, देखो इसके अंदर x P01 और KH जब सेम हो जाते हैं तो राउट्स लॉ किसका स्पेशल केस है, हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू दी राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in a given solution is given. In the solution of a gas in a liquid, one of the component is so volatile that it exits as a gas and already seen. If we compare the equation of Raoult's law and Henry law, KH differ from P0A. Raoult's law becomes special case Henry law, KH becomes equal to P0A. मैंने भी यही बात बताई है, KH इक्वल टू वेपर, और इसके अंदर जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ केसेस इसके आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक की इतना, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल और विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जो 2 पार्ट हैं राउट्स लॉ के, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।